स्वागत करता हूँ। सब लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज मैं आप लोगों को बेल्स पाल्सी और उसका आयुर्वेदिक चिकित्सा यह मैं बताने के लिए आया हूँ। आप लोगों को जरूर ऐसे पेशेंट आते होंगे जिनको फेशियल पैरालिसिस हो जाता है या जिसको हम बेल्स पाल्सी बोलते हैं। ऐसे पेशेंट जरूर आते होंगे आपकी प्रैक्टिस में। तो इसका आयुर्वेद के हिसाब से किस तरह से सोचना चाहिए, किस तरह से चिकित्सा देना चाहिए, कोई अनुभूत योग क्या क्या है जिससे बहुत अच्छा फायदा होता है, वह सब मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। तो बेल्स पाल्सी के बारे में हम लोग थोड़ा सा मॉडर्न पार्ट पढ़ेंगे और उसके बाद में आयुर्वेद में इसके बारे में क्या बताया यह हम लोग विस्तार से देखेंगे। बेल्स पाल्सी जो रहता है ये ज़्यादातर जो फेशियल नर्व जो रहता है उसका ही मतलब ट्रॉमा हो जाता है या डैमेज हो जाता है और उसके वजह से ये फेशियल पैरालिसिस ऐसा बोला जाता है या बेल्स पाल्सी बोला जाता है। इसमें टेम्पररी फेशियल पैरालिसिस ऐसा सिम्टम्स आता है। जो फेशियल नर्व जो है वो हमारा सेवेंथ क्रैनियल नर्व रहता है। तो वह क्या होता है कि हमारे दिमाग से वह अंदर ही अंदर कान के पीछे से ऐसे पूरा फेस में सब जगह उसका सप्लाई होता है। और क्या होता है कि कान के अंदर से अंदर के भाग से उस स्कल में आता है। उसी तरह से फेशियल नर्व जो रहता है वो हमारे फेस का जो मसल है उसका भी कंट्रोल करता है। उसी तरह से हम लोग जो हंसते हैं, हम लोग जो गुस्सा करते हैं, वह सब फेशियल नर्व के वजह से ही उसका ही कंट्रोल रहता है, उसके वजह से ही होता है। फेशियल नर्व जो रहता है वो हमारे अश्रु ग्रंथियाँ जो रहती है, लैक्रिमल और टीयर ग्लैंड्स रहते हैं, उसको भी कंट्रोल करता है। सलाइवरी ग्लैंड्स जो रहते हैं जिससे हमारा लाला स्राव होता है उसको भी ये कंट्रोल करता है। उसी तरह से यह हमारे जीभ का जो टेस्ट सेंसेशन है उसको भी काफ़ी हद तक इसका कंट्रोल रहता है। फेशियल नर्व जब अगर ट्रॉमा हो गया या डैमेज हो गया किसी न किसी कारण से तो यह बेल्स पाल्सी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें इसको समझना चाहिए कि फेशियल नर्व का जो कंडक्शन है वह कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया है और उसकी वजह से जो फेशियल मसल्स हैं उस पे जो आ रहे कंडक्शन वो वीक हो गया है और उसकी वजह से पूरा पैरालाइज्ड हो गया है। वह पूरा चेहरा जो है वो अर्धितवाद की तरह हो गया है। तो इसीलिए इसको फेशियल वीकनेस या फेशियल पैरालिसिस या बेल्स पाल्सी ऐसा कहा जाता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें स्ट्रोक कारण नहीं होता है। ज़्यादातर इसमें कॉज देखें तो बेल्स पाल्सी जो रहता है वह किस वजह से होता है, इसका एलोपैथी में मॉडर्न साइंस में उसका उत्तर नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में बोलता है कि वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन करने की वजह से वायु जो है वो पूरा मस्तिष्क पे सिर में चले जाते हैं और उसके वजह से वहाँ पे पक्षाघात जैसी संप्राप्ति होती है। लेकिन पक्षाघात में क्या होता है, स्ट्रोक होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है, रक्तवाहिनी फूट जाती है या कहीं ना कहीं ब्लड सप्लाई रुक जाता है। यहाँ पर भी वायु का प्रकोप की वजह से वायु का रुक्ष गुण बढ़ रहा है, वायु का चल गुण बढ़ रहा है और वायु कभी कभी क्षीण भी हो जा रहा है। यहाँ पे क्षीण वात दोष इसकी वजह से भी हो जाता है। और ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे प्राण वायु, उदान वायु इसकी विकृति देखने को मिलती है। पूरा चेहरा जो है ना एक भाग या इस भाग ना पूरा पैरालाइज हो जाता है, फेशियल वीकनेस आ जाता है, पैरालाइज आ जाता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, इतना वीक हो जाता है कि नॉर्मल कंडीशन में नहीं रह पाता है। बेल्स पाल्सी का अगर हम लोग कॉज देखेंगे तो उसमें ये पता चलता है कि मसल्स जो रहते हैं, फेशियल नर्व्स रहते हैं, उसमें सूजन आ गई रहती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस्ड हो जाता है, कभी कभी मतलब वहाँ पे वीकनेस आ जाती है और वो पैरालाइज्ड हो जाता है। ऐसा फेशियल बेल्स पाल्सी में हमें दिखाई देने को मिलता है। और किस कारण से फेशियल नर्व डैमेज हुआ है यह कारण एलोपैथी में पता नहीं चलता है। वो लोग बोलते हैं कि इसका कारण अभी ढूंढना जरूरी है, इडियोपैथिक कॉजेज रहता है। लेकिन आयुर्वेद में मैंने जैसे कि बताया कि यह वायु के प्रकोप की वजह से हो जाता है। जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पिया, बहुत ज़्यादा बात किया, बहुत ज़्यादा जोर जोर से हंसे या फिर रात्रि जागरण किया, इसकी वजह से जहाँ पर भी स्थान वैगुण्यता मिलेगी वहाँ पे संग जो संप्राप्ति है, जैसे कि हम लोग संप्राप्ति में देखते हैं कि अति प्रवृत्ति संगो व सेराणम ग्रंथियों पीछा विमार्गमनम चापी स्त्रोतसम दृष्टि लक्षणम, तो यहाँ पे संग संप्राप्ति होती है और इसकी वजह से फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। इसी तरह से अगर हम फेशियल नर्व देखेंगे तो फेशियल नर्व का जो कार्य है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मतलब अश्रु ग्रंथियों को भी कंट्रोल करता है, पूरा फेशियल जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको भी कंट्रोल करता है। उसी तरह से हमारा टंग में जो टेस्ट का है सेंसेशन उसको भी करता है। और भी है, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व भी करता है, लेकिन यहाँ पे फेशियल नर्व का भी एक ब्रांच आया है, उसका भी कम रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, बेल्स पाल्सी में जो सिम्टम्स होते हैं वह पुरुषम विक्षम, हर पेशेंट में
थोड़ा थोड़ा अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सभी में एक जैसे होता है। किसी का पूरा चेहरा ही हो जाएगा, किसी का आंखें भी टेढ़ हो जाएंगी, किसकी नहीं होंगी, किसी का केवल मुंह का ये जबड़ा है इतना ही पैरालाइज्ड हो जाता है। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो जाता है। उसके बाद में और क्या सिम्टम्स आते हैं, तो इसमें फड़कन होती है जिसको हम ट्विचिंग बोलेंगे, अंदर ही अंदर फड़कन होती रहती है। उसी तरह से वीकनेस आ जाता है एक साइड का, कभी कभी दोनों साइड का वीकनेस आ जाता है, कभी कभी एक साइड का पूरा चेहरा जो है वो पैरालाइज हो जाता है, वीकनेस आ जाता है। इसी तरह से आंखें जो रहती हैं वो पूरी तरह से ऐसे ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, मतलब आंखें जो है ना नीचे की तरफ झुक जाती है बहुत ज़्यादा, इसको ड्रूपिंग बोलते हैं। इसी तरह से मुंह जो है ना वो पूरी तरह से डेविएट हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन से ऐसे टेढ़ा हो जाता है। ये फेशियल पैरालिसिस या बेल्स पाल्सी में होता है। इसी तरह से ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, सलाइवा जो है ना वो ऐसे टपकते रहता है, क्योंकि कंट्रोल नहीं रहता है, वो सलाइवा कंटिन्यू गिरते रहता है। इसी तरह से आंखों में रुक्षता आ जाती है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आ जाता है, वायु का बीमारी है इसलिए रुक्षता आ जाती है, ड्राइनेस ऑफ द आईज। इसी तरह से टेस्ट जो है वह भी हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ फेशियल नर्व का कंट्रोल जो टेस्ट बड्स पे है वह भी वीक हो जाता है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा आंसू आने लगते हैं, कंटिन्यू आंसू आने लगते हैं या आंसू सूख जाते हैं, ऐसा दोनों कंडीशन आता है। ये बेल्स पाल्सी में हमें सिम्टम्स दिखाई देता है। इसी तरह से और भी क्या क्या सिम्टम होते हैं, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पूरा ये जो सब मैंडिबुलर जॉइंट है जॉ, इनमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, कान के पीछे भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। इसी तरह से कान में टिनाइटस या ऐसे घन 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 आवाज आने लगती है, कर्णनाद, कर्णश्वेद, ऐसे आवाज कंटिन्यू आते रहती है, क्योंकि वायु का स्थान कर्ण है। पक्वाशय कटि शक्ति श्रोत्रास्ति स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वादनम विशेषता, तो कान में कंटिन्यू आवाज आने लगती है। फिर सर दर्द बहुत ज्यादा होने लगता है पेशेंट को, लॉस ऑफ टेस्ट, ये सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। इसी तरह से कोई भी आवाज जो रहता है उसमें हाइपर सेंसिटिविटी आ जाता है, मतलब शब्द सहिष्णुता, कोई भी बात आवाज जो है वो सहन नहीं होता है वो पेशेंट को, जिसको बेल्स पाल्सी होता है। इसी तरह से बोलने में तकलीफ होने लगती है, स्लर्ड स्पीच होने लगता है, लड़खड़ा के, जैसे बुनबुन और गदगद, ऐसे न हकला के, इस तरह से इंसान होने लगता है, या फिर आवाज ही चली जाती है। इसी तरह से चक्कर बहुत ज्यादा आता है, जिसको हम डिजीनेस बोलते हैं, मतलब जहां पर बैठे हैं ऐसे कोई चीज घूम रहा है, इस तरह से डिजीनेस आती है, थकावट बहुत ज़्यादा आने लगती है, और खाना खाने में, निगलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। पानी पीने में भी यहाँ पर भी उसको तकलीफ होती है, वोकल कॉर्ड के इधर पूरा थ्रोट में। तो फेशियल पैरालिसिस की वजह से, बेल्स पाल्सी की वजह से पानी पीना या कुछ खाना, इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। इसी तरह से ये कभी कभी अचानक शुरू हो जाता है, या 2 दिन के बाद धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और फिर पूरी तरह से चेहरा जो है वो विकृत ऐसे दिखाई देने लगता है। अब इसका इन्वेस्टिगेशन अगर करना है तो एमआरआई ब्रेन करना पड़ता है, सीटी स्कैन करना पड़ता है, कभी कभी हमें देखना पड़ता है कि ब्रेन में कोई ब्रेन ट्यूमर है, ग्लियोमा जैसे कंडीशन है कि नहीं, या फिर स्कल का फ्रैक्चर है कि नहीं। यह देख के हमको डायग्नोसिस करके पता चलता है कि क्या हेतु है, और स्ट्रक्चरली एनाटॉमिकली क्या डिफेक्ट आया है, और उसकी वजह से फेशियल पैरालिसिस हो गया है। बहुत बार ट्यूमर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, वह भी एक कारण रहता है, जिसकी वजह से अर्धित्वात, या फिर हम इसको फेशियल पैरालिसिस या बेल्स पाल्सी बोलते हैं। आयुर्वेद में अर्धित्वात इस तरह से इसका नाम दिया गया है, जो वात व्याधि के अंतर्गत बताया है। और इसमें क्या होता है कि वात दोष जो है वही बहुत ज़्यादा विकृत हो जाता है, और उसके वजह से कुछ आचार्य जो हैं वह वातज नानात्मज व्याधि उसमें अर्धित को रखते हैं। कुछ लोग इसको स्वतंत्र रूप में रखते हैं, कुछ लोग परतंत्र व्याधि के रूप में रखते हैं। और इसमें पित्त और कफ भी इसमें मतलब संयोग करके रहता है, और संसर्ग रहता है, कफ और पित्त का भी संसर्ग रहता है। तो ये भी हमें पित्त और कफ के भी सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जब वात दोष बहुत ज्यादा विकृत हो जाता है तो जो स्नायु है वह बहुत ज्यादा खिंच जाता है, और ऐसा सुश्रुत संहिता में दलहनाचार्य जी ने बोला है कि रक्त के मृदु पाक से सिराएं बनी है, और रक्त के खर पाक से स्नायु और कंडरा बनी है। तो यहाँ पर रक्त धातु पे हमें काम करना होगा। यहाँ पे स्नायु जो है वो पूरी तरह से खिंच जाती है, और चेहरा जो है, आधा चेहरा जो है वो पैरालाइज्ड हो जाता है, वीकनेस आ जाता है, या फिर वो काम करने में अक्षम हो जाता है। इसी तरह से चरकाचार्य जी बोलते हैं कि अर्धित्वात जो है, इसमें चेहरा जो है वो, आधा चेहरा जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। कभी कभी चरकाचार्य जी का ऐसा मत है कि एक साइड पूरा जब हो जाता है और उसमें पूरा पक्षाघात हो गया, तो उसमें अगर अर्धित्वात हो गया तो वह उसी में हमें पक्षाघात में ही इंक्लूड करना चाहिए। और इसमें जो 7th क्रेनियल नर्व जो है, फेशियल नर्व है, उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, ऐसा मॉडर्न साइंस बोलता है। सुश्रुताचार्य जी बोलते हैं कि नहीं, अर्धित्वात और
पक्षाघात, ये दोनों अलग अलग व्याधियां हैं। सुश्रुताचार्य जी बोलते हैं कि जो पक्षाघात होते हैं उसमें एक पक्ष का आघात हो जाता है, लेकिन चरकाचार्य जी बोलते हैं कि वह दोनों एक ही है। माधव निदानकार बोलते हैं कि ये दोनों जो है वो अलग अलग है, मतलब दोनों का मत को स्वीकार किया गया है। इसमें अगर हम लोग देखें तो प्राण वायु, उदान वायु और व्यान वायु, इसका मतलब दुष्टि हो जाता है और उसकी वजह से अर्थित्वात हो जाता है। और आप लोगों ने पढ़ा ही है कि वायु का प्रकोपक कारण क्या होते हैं, तो रात्रि जागरण करना, वेग विधारण करना, अगर छींक का वेग को रोक रहे हैं, अश्रु वेग को रोक रहे हैं, निद्रा वेग को रोक रहे हैं, अब जो 13 धारणे वेग है उसको रोका जा रहा है, रात्रि जागरण किया जा रहा है, अति मैथुन किया जा रहा है, उसके बाद में रुक्ष अन्नपान का सेवन किया जा रहा है, अध्यशन किया जा रहा है और विरुद्ध अन्न का सेवन किया जाता है, कैसे भी वायु का प्रकोप हो जाता है। और उसके वजह से ये वायु जो है स्थान संशय कहाँ कर लेता है, तो ये पूरा ऊपर के भाग में कर लेता है और वो फेशियल नर्व को अफेक्ट करता है और उसके वजह से यह बीमारी हो जाती है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे अर्थित्वाद जो है वो मॉडर्न पैरामीटर से उसको भी कोरिलेट करना पड़ता है कि क्योंकि हमारे पास पेशेंट जब आते हैं तो पूरा रिपोर्ट्स लेके आ जाते हैं, तो हमें उसमें ये देखना चाहिए कि ये क्रैनियल नर्व जो फेशियल नर्व है उसका कितना इन्वॉल्वमेंट है। भले वो एलोपैथी के दृष्टिकोण से देखे, लेकिन जो अर्धित्वाद है वह और फेशियल पैरालिसिस, बेल्स पाल्सी सब एक ही है, चिकित्सा बस अलग हो जाता है, लेकिन लक्षण जो हैरिसन की बुक में लिखा है और चरक संहिता में लिखा है वह सारे सिम्टम्स एक जैसे ही हैं। अब आयुर्वेद के हिसाब से हम लोग जब देखते हैं तो इसमें प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु की विकृति रहती है। दूष्य अगर हम लोग देखेंगे तो स्नायु इसमें दूषित रहता है, रक्त धातु दूषित रहता है, इंद्रिय और मन यह बहुत विकृत रहता है, माइंड में भी बहुत ज्यादा, संज्ञा व स्त्रोतस में भी बहुत ज्यादा विकृति आ जाती है और मेदो धातु का भी विकृति इसमें दिखाई देता है। स्त्रोतस देखेंगे तो मेदो व स्त्रोतस बोला है, रक्त व स्त्रोतस बोला है, संज्ञा व स्त्रोतस बोला है और चेष्टा व स्त्रोतस, इसकी दृष्टि हो जाती है। स्त्रोतो दृष्टि का टाइप देखेंगे तो संग, ये वाला जो टाइप है संग, स्त्रोतोरोध जो होता है संग, वैसा दिखाई देने लगता है। उद्भव स्थान क्या है, तो मेन जो वायु का स्थान कौन सा है, तो पक्वाशय, पक्वाशयों में वायु विकृत होती है और वही जाके ऊपर जाके और स्थान संचय करके प्राण, उदान और व्यान इसको दूषित करके फेशियल पैरालिसिस कर देती है या अर्धित्वाद या बेल्स पाल्सी कर देती है। अधिष्ठान देखेंगे तो इसका सिराए है और इसका मैनिफेस्टेशन कहां पर होता है, तो स्नायु में खिंचाव होता है या वीकनेस आ जाता है। इसी तरह से संचर स्थान देखेंगे, मतलब संचार कर रहा है या प्रसर कर रहा है तो कहां कर रहा है, तो मुखार्ध मतलब चेहरे का आधा भाग या शरीर के आधे भाग में करता है। चरकाचार्य जी के हिसाब से शरीर के आधे भाग में करता है। इसी तरह से व्यक्ति स्थान कहाँ होता है, व्यक्ति और स्थान कहाँ हो रहा है, तो मुख के अर्ध में और शरीर के अर्ध में हो रहा है। रोग मार्ग अगर देखेंगे तो मध्यम मार्ग का ये व्याधि है, ठीक है, क्योंकि मर्म पे भी इसका आघात हो जाता है। मर्म संधि वगैरह जो है वो मध्यम मार्ग में बताया है या ऐसा बताया है। अब इसमें चिकित्सा करना है तो पूरा जो कफ का स्थान है वहां पे वात वृद्धि को ठीक करना है हमें। कफ दोष जो बढ़ा हुआ है उसको हमें शमन करना है। फिर आवरण अगर है उसको हमें, क्योंकि आवरण जन्य भी संप्राप्ति हो जाती है, प्राणावृत व्यान ऐसा हो जाता है या उदानावृत प्राण, ऐसे आवरण जो सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं उसकी हमें चिकित्सा करने पड़ती है, क्योंकि आवरण और संग ये दो तरह की संप्राप्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। अब इसमें उष्ण वीर्यात्मक द्रव्यों का भी हमें सिलेक्शन करना पड़ता है तो हमें बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और 3 वायु यहाँ पे विकृत हैं, प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु। तो ये जो आयुर्वेद में ऐसा बताया है कि प्राणावृत उदान, उदानावृत व्यान, व्यानावृत प्राण, ऐसे इसके मतलब वायु कौन सा आवरण कर रहा है, परस्पर आवरण की वजह से यह बेल्स पाल्सी दिखाई देने लगता है। इसमें आप चिकित्सा देखेंगे तो बहुत सारे द्रव्य हैं जो कषाय कल्पना है, जिसका अनुभूत योग हमारे सर लोगों ने हमें सिखाया है, वो मैं आप लोगों को से बता के शेयर कर रहा हूँ। मेरे भी पेशेंट आए हैं जो पूरी तरह से ठीक हो गए। कुछ पेशेंट 15 दिन में ठीक हो जाते हैं, कुछ पेशेंट को 3 से 6 महीना लगता है। जो 15 दिन में भी ठीक हो जाते हैं वो भी मैं आप लोगों को दवाई बताता हूँ, बहुत ही अच्छा फायदा हो जाता है। और जो आयुर्वेद के चिकित्सक जो जल्दी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग मूल जो संप्राप्ति है उसको भंग करके चिकित्सा करते हैं तो, और हेतु को बंद करा देते हैं तो जल्दी फायदा हो जाता है। जैसे कि अभी मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट आए जो ना ट्रेन से सफर करते थे, मुंबई से पुणे तक कंटिन्यू सफर करते थे और मतलब खिड़की के पास वो लोग रहते थे और रुक्ष आहार विहार करना, वेग धारण करना, ये सब होता था। तो उनको फेशियल पैरालिसिस हुआ क्योंकि हवा का संपर्क कंटिन्यू आ रहा था। तो अब इसमें अष्टवर्ग कषायम जो है 45 ml सुबह, 40 ml शाम को खाने के बाद,
यह देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर इसमें रसोनादि कषायम, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर महारासनादि कषायम 45 ml सुबह 40 ml शाम को खाना खाने के बाद देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर भद्र दारवादी कषायम, इसका प्रयोग करने से बहुत ही अच्छा फायदा होता है। 45 ml सुबह 45 ml शाम को खाने के बाद देना है। इसी तरह से बला सैरेकादि कषायम 45 ml सुबह 45 ml शाम को ये देने से, सब वात शामक द्रव्य हैं, यह कषाय के रूप में देने से बहुत ही अच्छा फायदा होता है। फिर माश बला आत्मगुप्तादि कषायम, माश मतलब जो उड़ीद है, बला है, बला वनस्पति, आत्मगुप्ता मतलब कपि कच्चू, इसका सिद्ध किया हुआ आत्मगुप्तादि, ये सब सहस्त्र योगम में पाठ है, वहां पे आप लोगों को सब रेफरेंस मिल जाएगा। इसका काढ़ा पिलाने से 45 ml सुबह 45 ml शाम को अगर देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से धान्य नादि कषायम करके एक आता है, उसका भी प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। चूर्ण कल्पना में लवंग चूर्ण का प्रयोग करने से 3 ग्राम सुबह 3 ग्राम शाम को, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। फिर अश्वगंधा चूर्णम, ये 5 से 10 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ देने से, क्योंकि अश्वगंधा है वो मांस धातु को बल देता है, मांस की विकृति है, मांस वीक हो गया है, इसकी वजह से फेशियल पैरालिसिस या बेल्स पाल्सी होता है। तो इसलिए दूध के साथ 5 से 10 ग्राम की मात्रा में अश्वगंधा चूर्ण देना चाहिए। किसी पेशेंट को 5 ग्राम सूट करता है, किसी को 10 ग्राम सूट करता है, पेशेंट के हिसाब से अग्नि को देख के दीपन पाचन करके अश्वगंधा चूर्ण का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से नारसिंह चूर्ण जो है 5 से 10 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ अगर दे दिया जाए, गाय का दूध के साथ दे दिया जाए तो बहुत ही अच्छा बेल्स पाल्सी में फायदा करता है। इसी तरह से स्वल्प रसोन चूर्णम, रसोन का जो चूर्ण है, लहसुन का जो चूर्ण है, सुखाए हुआ चूर्ण है, वह 3 ग्राम एरंड कषाय के साथ खाने के बाद अगर दे दिया जाए तो, और खासकर रात्रि में दे दिया जाए तो आवरण जन्य जो है कफावृत नहीं सॉरी यहाँ पे व्यानावृत उदान, उदानावृत प्राणावृत उदान, ऐसे कंडीशन रहती है। 3 वायु है, प्राण उदान व्यान, इसके मतलब आवरण जन्य संप्राप्ति से भी यह हो जाता है, या संग, ये 2 कारण है, आवरण से या संग से ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर जो अगर हमें आवरण को हटाना है तो लहसुन जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो स्वल्प लहसुन चूर्ण या उसका पिंड जो है वो 3 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ अगर दे दिया जाए या एरंड कषाय के साथ रात्रि में दे दिया जाए तो बहुत ही अच्छा फायदा हो जाता है। इसलिए इसी तरह से पिप्पली चूर्ण जो है वह आवरण को पूरी तरह से हटाता है, दीपन पाचन कार्य करता है, वायु का अनुलोमन कर देता है दीपन पाचन कार्य करके। तो 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम देना है। शहद के साथ पिप्पली चूर्ण का प्रयोग करने से यह बहुत ही अच्छा बेल्स पाल्सी में फायदा होता है। मैं बहुत सारे द्रव्य बता रहा हूँ, हर पेशेंट के हिसाब से मैं कॉमन द्रव्य बता रहा हूँ, हर पेशेंट के हिसाब से हमें द्रव्य सेलेक्ट करना पड़ता है कि बेल्स पाल्सी में कौन सा द्रव्य ज्यादा उपयोगी पड़ेगा। इसी तरह से वटी कल्पना देखेंगे तो लशुनादि वटी, यह आवरण जन्य संप्राप्ति को भंग कर देता है, अनुलोमन करता है वायु का, अपान वायु का अनुलोमन करता है, और इसके वजह से पेट साफ होने की वजह से प्राण उदान व्यान ये बैलेंस हो जाते हैं। तो लशुनादि वटी 2-2 गोली सुबह शाम खाने के बाद देना है। इसी तरह से एकांग वीर रस, इसका प्रयोग करने से 2-2 गोली सुबह शाम देने से यह जो आवरण जन्य जो फेशियल पैरालिसिस है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। रस वाहिनियां और रक्त वाहिनियां और मज्जा तंतु, इनको ये ताकत देता है एकांग वीर रस। यह एकांग वीर, एक अंग वीर रस, यह रसायन के रूप में है, बहुत अच्छा उपयोगी पड़ता है। इसी तरह से पूर्ण चंद्रोदय, यह भी रसायन के रूप में बल्य ब्रिहण करता है और फेशियल नर्व को रिजुवनेट करता है। जो भी डैमेज हो गया है, ट्रॉमा हो गया फेशियल नर्व को, उसको ये ताकत देता है। नए नर्व और मज्जा धातु, शुक्र धातु इतना गामित्व है, इसलिए पूर्ण चंद्रोदय रस का 2-2 गोली सुबह शाम देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से करप्पु विष्णु चक्रम, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। ये सिद्धा जो थेरेपी रहती है, हम लोग आयुष में पढ़ते हैं AYUSH, तो सिद्धा नाम का भी एक पैथी है, उसमें करप्पु विष्णु चक्रम ऐसे करके एक द्रव्य है, वो 2-2 गोली सुबह शाम देने से उसका भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से वात गजांकुश रस 2-2 गोली सुबह शाम देने से, वात गजांकुश, वात जो है एक हाथी की तरह है और उसको कंट्रोल करना है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वात गजांकुश रस, इसी तरह से यहाँ पर वायु को कंट्रोल करना है हमें, तो इसीलिए 2-2 गोली सुबह शाम दूध के साथ देने से वात गजांकुश रस से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से समीर पन्नग रस 2-2 गोली सुबह शाम देने से, या फिर 1-1 गोली सुबह शाम देने से, खाने के बाद दूध के साथ देने से, या मक्खन के साथ दे दे तो मक्खन के साथ देने से मज्जा तंतुओं को बल मिलता है, इसलिए समीर पन्नग रस का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से चंड मारुतम करके एक द्रव्य आता है जो सीधा पैथी से ही लिया गया है और आयुर्वेद के बहुत सारे चिकित्सक यूज करते हैं।
चंडमारुतम, ये 50 mg/d हनी के साथ, शहद के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से ताकत देना है और नए सेल रिजुविनेट करना है तो कुछ लेह कल्पना है, जैसे कि नारसिंह रसायन 5 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ देने से बहुत ही अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से अश्वगंधा लेहम, यह मांस धातु को अच्छा करता है, पूरा फेशियल मसल्स को ताकत दे देता है। इसलिए 10 ग्राम की मात्रा में खाने के बाद सुबह अगर रसायन काल में दे दिया जाए और शाम को 3:30 से 5 बजे के बीच में अगर दे दिया जाए तो 10 ग्राम की मात्रा में अश्वगंधा लेहम से फेशियल पैरालिसिस में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कुछ अभ्यंग करना पड़ता है, आंखें बंद करके रोज मालिश करना पड़ता है और कुछ नस से देना पड़ता है। तो इसमें क्या करना है कि महामाश तेल 10 ml की मात्रा में दूध के साथ अगर पिला दिया जाए सुबह और शाम, 10 ml तो इंसान कोई भी पचा सकता है। तो महामाश तेल है, कार्पस हस्त्यादि तेल है, माश तेल है, रस तेल है, ये अगर 10 ग्राम की मात्रा में अगर दूध के साथ दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कुछ लोग रस तेल जो है, रस्सा तेल, क्योंकि उसमें मात्रा रहता है तो 5 ml की मात्रा में सुबह शाम देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इन्हीं तेलों का नस से भी देना चाहिए, जैसे महामाश तेल है, कार्पस हस्त्यादि तेल है, माश तेल, फिर रस्सा तेलम, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अरिष्ट कल्पनाएं जो बताई हैं उसमें अगर देखा जाए तो बलारिष्ट है, अश्वगंधा रिष्ट है, देवदारवा रिष्ट है, दशमूला रिष्ट है, इसका प्रयोग करने से बहुत ही अच्छा फायदा हो जाता है। क्योंकि आसवरिष्ट सूक्ष्म स्त्रोतोगामी है, जहां पर भी संघ जैसी संप्राप्ति हो रही है, स्त्रोतोरोध हो रहा है, संज्ञा व स्त्रोत अवरुद्ध होने की वजह से ऐसा हो रहा है, उनको भी बहुत ही अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से लहसुन जो है वो नवनीत के साथ, मतलब मक्खन के साथ अगर दे दिया जाए तो अर्धित जो आवरण जन्य है, परस्पर वायु के आवरण जन्य जो हुआ है, लहसुन को अगर दे दिया जाए मक्खन के साथ 10 ग्राम की मात्रा में लहसुन लेना है, 10 ग्राम की मात्रा में मक्खन लेना है, इसके साथ अगर दे दिए, और ये बटर नहीं होना चाहिए, अमूल बटर नहीं होना चाहिए, दही से निकाला हुआ फ्रेश जो मक्खन होता है उसके साथ अगर दे दिया जाए तो बहुत ही अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से कुछ चूर्ण का अवघर्षण करना पड़ता है, उद्घर्षण करना पड़ता है, तो उसमें क्या करना है कि निम्ब पत्रादि तेल है, उसमें क्या करना है कि रासनादि चूर्ण जो है उसको मिक्स करके और पूरा रगड़ना है, उससे वायु का शमन हो जाता है। वायु का जो शीत गुण बढ़ा है, स्तंभ हुआ है, यहाँ पे स्टिफनेस आ गया है वायु का शीत गुण बढ़ने की वजह से, तो जब हम एरंड आदि तेल में हम लोग निम्ब अमृता या फिर ऐसे कुछ ऐसे जो द्रव्य रहते हैं जो वायु का शमन करते हैं, निम्ब अमृतादि तेल है, निम्ब अमृता चूर्ण है या निम्ब अमृता एरंड तेल है, उसमें अगर हम लोगों ने रासनादि चूर्ण मिक्स करके और उससे उद्घर्षण किया तो वायु का शीत गुण कम हो जाता है, मसल्स को स्ट्रेंथ आ जाता है, तो बेल्स पाल्सी में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पूरा चेहरे पे लगाने के लिए कार्पस हस्त्यादि तेल, मतलब जो कपास जो रहता है, कॉटन सीड से बनता है कार्पस हस्त्यादि तेलम, उसका अभ्यंग करने से फेशियल पैरालिसिस, बेल्स पाल्सी में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पंच स्नेह कुजम्बू मतलब कॉम्बिनेशन होता है तेल घृत वसा मज्जा, और मतलब इनका कॉम्बिनेशन से जो पंच स्नेह कुजम्बू रहता है उसका मालिश करने से यहाँ पे मसल्स में स्ट्रेंथ आ जाता है। इसी तरह से प्रभंजन वर्धमान तैलम, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है, या प्रभंजन विमर्दन तैलम, इसका प्रयोग करने से, अभ्यंग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से महामाश तैलम का प्रयोग करने से, अभ्यंग करने से बहुत ही अच्छा फायदा हो जाता है। मैं जो भी बता रहा हूँ मेरे आदरणीय गुरु जी के नोट से बता रहा हूँ, इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से क्या करना है कि उड़ीद लेना है और उड़ीद को ना पीस के और उसका लेप लगा के रखना है, तो फेशियल पैरालिसिस में वो बल देता है, बृहण करता है, और जो मसल्स वीक हो गए हैं उसको ताकत आ जाता है। इसी तरह से गोधूम जो है उसका भी प्रयोग कर दिया जाए तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से नाड़ी स्योद करना है, आंखें बंद करके और नाड़ी स्योद देना है, तो एरंड मूल कषाय, उसका नाड़ी स्योद अगर दे दिया जाए, या निर्गुंडी कषाय, निर्गुंडी का पत्ता डालिए प्रेशर कुकर में और उसको गैस का पाइप लगा के और उसका स्टीम दीजिए, उससे फेशियल पैरालिसिस में अच्छा फायदा होता है। या दशमूल कषाय, निर्गुंडी कषाय, एरंड मूल कषाय का नाड़ी स्वेद चेहरे पे करना है, आंखों पे लगना नहीं चाहिए, इसलिए आंखें बंद करके फिर देना है। आंखों को प्रोटेक्ट करना है तो एक कॉटन का स्वैब लेना है, पिच्चू टाइप, और उसको आंखों पे गीला पानी में ऐसे डाल के और ऐसे करके कवर करके रख दीजिए। कान में भी कॉटन दे दीजिए और फेस पे थोड़ा दूर से नाड़ी स्वेद करना है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से शीर दुमम या बला सिद्ध शीरम का आंखें बंद करके और पेशेंट को ना ऐसे धारा गिराना है, बहुत ही अच्छा फायदा हो जाता है। या फिर शीर का जो वाफ होता है वो आंखें बंद करके दूध को उबालते हुए, भगोना में जो दूध रहता है उसका जो स्टीम रहता है वो अगर चेहरे पे मिलाया ना तो उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से वर्ण आदि शीर कषायम धूमम, वर्ण आदि कषाय है उसको दूध में पका के और उसका जो स्टीम है
कंबल ओढ़ के भी कर सकते हैं आंखें बंद करके, और उसका स्टीम आप यहाँ पे लेने से आंखें बंद करके वो पूरा अर्धितवात में या बेल्स पाल्सी में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से शिरो पीछू रखने से वायु को अगर शमन करना है तो यहाँ पे तेल बहुत एब्जॉर्ब होना चाहिए। तो क्योंकि वायु जो है रुक्ष गुण से बड़ा है तो स्निग्ध गुण देना जरूरी है, और शिरो पीछू से बहुत ज्यादा तेल एब्जॉर्ब होता है। तो इसलिए कार्पास हस्त्यादि तेलम है, सहचरादि तेलम है, धानवंतर तेलम है, इसका शिरो पीछू रखना है। ये शीर बला तेलम है या शुद्ध बला तेलम है, चंदन बला लाक्षादि तेलम है या लाक्षादि तेलम है या बला अश्वगंधादि लाक्षादि तेलम है। इन सब का प्रयोग करने, अगर स्तंभ बहुत ज्यादा स्टिफनेस है तो कोट्टम चुक्क्यादि तेल, इसका शिरो पीछू रखना है, या मुरीवेणा, इसका तेल का शिरो पीछू रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आंख में जाके वो ऐसे गिरने लगे, टप टप नहीं होना चाहिए। वहां पे थोड़ा हमें इस तरह से रखना है कि आंखों पे नुकसान ना हो, आंखों को कवर करके रखें। इसी तरह से शिरोबस्ती का प्रयोग करना है। तो आप लोग को मालूम है शिरोबस्ती के लिए ऐसे ये जो रहता है रबर का वो बनाते हैं शिरोबस्ती, और उसमें तेल भर के रखते हैं। तो कार्पास इत्यादि तेलम है, वर्ण आदि तेलम है, इसका अगर शिरोबस्ती कर दिया जाए तो ये बहुत अच्छा फायदा होता है। और सुश्रुताचार्य जी ने अर्धितवात के लिए यह सबसे पहले लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया कि शिरोबस्ती, कार्पास इत्यादि तेलम या वर्ण आदि तेलम का शिरोबस्ती से अर्धितवात में जितना तेल एब्जॉर्ब होता है, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि पर डे 250 ml इतना तेल एब्जॉर्ब हो जाता है। 1 लीटर डालते हैं ना तो 4 दिन में वो पूरा यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, और पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। ये डायरेक्ट हम लोग शिरोबस्ती देते हैं ना, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से नस्य देना है तो कार्पास इत्यादि तेलम का नस्य दे सकते हैं, महामाश तेल का दे सकते हैं, 101 आवर्ती शीर बला तेल का नस्य दे सकते हैं, चंदन बला लाक्षादि तेल का नस्य दे सकते हैं। इसी तरह से कवल धारण कराना है, जो फेशियल पैरालिसिस हुआ है ना, हर जगह से तेल 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 डालना है। कर्ण पुरण भी करना है तो कर्ण पुरण वहां से भी तेल जाएगा, तो फेशियल नर्व जो है, फेशियल नर्व जो रुक्ष गुण से या डैमेज हो गया है, संग हो गया है, वो तेल जाएगा। कर्ण पुरण से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कवल धारण कराना है तो कार्पास इत्यादि तेलम है, उसका कवल गंडूश कराइए, या शीर बला तेलम का, शुद्ध बला तेलम का, जो भी तेल उल्टी ना है ऐसा करके कवल धारण करना है। कर्ण पूरण करना है तो कार्पास इत्यादि तेलम का कर्ण पूरण करने से फेशियल पैरालिसिस या बेल्स पाल्सी में बहुत अच्छा फायदा होता है। रसायन में इसमें आवरण जन्य रहता है तो रसायन भी देना जरूरी होता है, क्योंकि सूक्ष्म स्त्रोतोगामित और आवरण को भंग करने वाला संघ जैसे संप्राप्ति को भंग करने के लिए लहसुन रसायन, इसका रसायन की मात्रा में या लहसुन रसायन ऐसा आता है। लहसुन रसायन जो है बौद्ध ग्रंथों में बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है, अलग अलग विधियां बताई हैं, और सुश्रुताचार्य जी ने भी लहसुन रसायन का प्रयोग बताया है। उसका प्रयोग अगर कर दिया जाए 10 ग्राम के मात्रा में सुबह और शाम दे दिया जाए, ज्यादा नहीं देना, नहीं तो फिर उसे हीट बढ़ता है। तो लहसुन कल्प या लहसुन रसायन उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। आप लोगों को मालूम है लहसुन और प्याज जो है वह अमृत के समान है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेके आए, तो जो राहु और केतु थे वह दैत्य भी असुरों के साथ मतलब देवताओं के साथ छल करके उन्होंने भी अमृत पी लिया। जब यह बात पता चला विष्णु भगवान को, तो विष्णु भगवान ने उनका गला काट दिया सुदर्शन चक्र से। तो जो राहु केतु था ना वो 2 अलग अलग हो गए, और ऊपर से जो ब्लड गिरा, अमृत और ब्लड मिक्स करके, तो 2 बूंदे गिरी पृथ्वी पे, एक से प्याज बना और एक लहसुन बना। तो ये राक्षस के शरीर से उत्पन्न हुआ है, उसके ब्लड से बना है, तो ये तामसिक भी है, तमोगुण बढ़ाता है, सेक्सुअल डिजायर, क्रोध, ये सब बढ़ाता है, लेकिन अमृत के समान भी है। इसलिए लहसुन रसायन का प्रयोग करने से अर्धितवात में आवरण जन्य संप्राप्ति को भंग करने के लिए बहुत ही अच्छा फायदा होता है, और अपुनर्भव चिकित्सा के रूप में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। इसी तरह से भल्लातक रसायन का भी प्रयोग करने से अर्धितवात में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से इसमें और क्या पत्ते देना चाहिए, तो गाय का दूध देना चाहिए, गाय का घी देना चाहिए, मक्खन देना चाहिए, और मांसरस का सेवन कराना चाहिए। यह सब बहुत ही अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पेशेंट को बोलना चाहिए कि शीत वायु, शीत जल, बासी खाना यह बिल्कुल भी ना खाएं। इसी तरह से फेशियल एक्सरसाइजेस जो कराई जाती हैं मुंह को मतलब ठीक करने के लिए, फेशियल एक्सरसाइजेस कराना बहुत जरूरी है, उससे जल्दी जल्दी रिकवरी होने लगता है। इसी तरह से पेशेंट को हम बबल गम होता है उसको चबाने को बोलते हैं, या फिर जो बलून उसको फूंक मार के करने को बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, जितना वो फूंक मारेगा और बलून को फुलाएगा, गुब्बारे को फुलाएगा, उतना उसका मसल्स एक्टिवेट हो जाती हैं। इसी तरह से रेस्पिरोस्पायरोमेट्री वह करके जो हम लोग ऐसे भरते हैं, पूरा लंग से जो हवा निकलता है, रेस्पिरोस्पायरोमेट्री वो करने से मसल्स को यहाँ पे स्ट्रेंथ मिलता है। वो बार बार क्रिया कराना है तो उससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से पेशेंट को मुंह खोलने के लिए बोलना चाहिए, आंखें भी खोलने के लिए बोलना चाहिए जितना वो खोल सकता है, और फिर कुछ सेकंड तक रुक के
फिर बंद करके फिर मुंह खोलने को लिए बोलना चाहिए, आंखें खोलने के लिए बोलना चाहिए। ऐसे बार बार एक्सरसाइज करते हैं ना तो सारे मसल जो हैं यहाँ पर बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से पेशेंट को हंसने के लिए बोलना चाहिए। स्माइल करेगा ना तो उतना उसका फेशियल पैरालिसिस ठीक होने लगता है। 10 से 15 टाइम एक बार में उसको बोलना चाहिए कि 10 बार स्माइल करके दिखाओ, 10 से 15 बार स्माइल करके दिखाओ, फिर ब्रेक करके फिर कुछ देर के बाद फिर बोलना चाहिए। ऐसा 10 से 15 बार स्माइल करते 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 पेशेंट का माइंड भी अच्छा होता है और पेशेंट ठीक भी होता है और नस्य का बहुत अच्छा फायदा होता है। इसके अलावा और कौन कौन सी दवाइयां काम करती हैं, तो रसराज रस, बृहत्वाद चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, पंचामृत लौह गुगुल का बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से रक्त मोक्षण का भी बहुत अच्छा फायदा होता है। मर्म पॉइंट दबाने से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। जो मर्म के विशेषज्ञ हैं वो आपको और अच्छे से बता पाएंगे। बेल्स पाल्सी में मर्म पीड़न करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से एकांग वीर रस, ताप्यादि लौह का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर पेशेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है तो मानस मित्र गुटिका, स्मृति सागर रस, उन्माद गज केसरी रस, मेधावटी, ब्राह्मीवटी, स्वर्ण सारस्वतारिष्ट। अगर माइंड पे और इफेक्ट हुआ है वहां पे स्नेहन की जरूरत है तो महाकल्याण घृत, ब्राह्मी घृत, महापैशाचिक घृत, जीवनीय घृत, हिंगू घृत और हिंगू वचादि घृत। जो हेतु मिले, अगर अपान की दृष्टि है तो वायु का अनुलोमन करने वाले द्रव्य, दीपन पाचन करने वाले द्रव्य। रसकल्प में देखेंगे तो वात गजांकुश रस, महावात विध्वंसक रस, फिर समीर गज केसरी रस, समीर पन्नग रस। ये बहुत सारे अच्छे अच्छे द्रव्य हैं। और स्ट्रेंथ देना है तो स्वर्ण मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, लघु मालिनी वसंत, मधु मालिनी वसंत। अवस्था के हिसाब से हमें वसंत कल्पों का भी प्रयोग करने से पेशेंट का बेल्स पाल्सी बहुत काफी हद तक ठीक हो जाता है। और मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो 15 दिन में भी रिकवर हुए हैं। उनको मैंने ये जो हमारा ये जो ड्रॉपर है 101 आवर्ती वाला शीर वाला तेल, मैंने ऐसे 2 ड्रॉपर मतलब 30 ml सुबह 30 ml शाम को ऐसे डाला। 15 दिन में पेशेंट का फेशियल पैरालिसिस पूरी तरह से ठीक हुआ। उतना नाशा ही शीर्षोदारम जब कहते हैं, वायु का प्रकोप इतना हुआ है तो इतना जब तेल नाक में जाता है तो वो पूरा वायु का शमन करते जाता है और फिर स्ट्रेंथ आता है। क्योंकि शीर बला है, दूध है तो वो स्ट्रेंथ करता है, वृक्ष भी है, बल्य भी है, बृहण भी करता है। तो फेशियल पैरालिसिस में नस्य का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। मैंने किया है इसलिए मैं आप लोगों को कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा फायदा होता है। और आप लोग जो ठीक करेंगे वो परमानेंट ठीक होता है। एलोपैथी के लोग करेंगे लेकिन वो संप्राप्ति, दोष दूष्य समूर्चना हुई रहती है, आवरण का संप्राप्ति हुआ रहता है, फिर से रिकरेंस होता है, बार बार हो जाता है। लेकिन आयुर्वेद का चिकित्सा है मूल रूप से पूरा वायु को शमन कर देता है, अग्नि को बढ़ा देते हैं। और पेशेंट अगर अब हिसाब से रहे तो फिर वह अगर वो पथ्य का पालन करे तो वो आयुर्वेद के मूल रूप से हम जड़ से बीमारी को निकालते हैं तो फिर से कभी भी नहीं होता है। तो यह मैंने आप लोगों को अपने सर के नोट से बताया। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक कभी भी हारते नहीं है, कोशिश जरूर करना चाहिए। बाकी पेशेंट की किस्मत होती है, टाइम होता है और पेशेंट के पूर्व विपाक होते हैं, पूर्व जन्म के कुछ कर्म होते हैं, उसके वजह से वो कितना दिन भोग रहे हैं। जितना भोग भोगना है वो तो भोगेगा, लेकिन हमारा काम क्या है, अच्छे भावना से सभी को ठीक करने का कोशिश करना चाहिए। ऐसे मेरे पास मेरे सर के बहुत सारे नोट्स हैं जो आप लोगों को मैं देना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे नोट्स हमारे सर ने दिए हैं, कभी टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और आयुष दर्पण का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोग नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में सब लोग को शेयर कर दूं। और इसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप का जो ये है लिंक है, गूगल फॉर्म, वो भरना पड़ेगा। मैं आप लोगों को लिंक देता हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है क्योंकि क्या है ना कि गणपति विसर्जन हो रहा है 5 दिन के गणपति का, तो बहुत शोर आ रहा है, मुझे इसलिए चिल्ला चिल्ला के पढ़ाना पड़ रहा है। संजय जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप लोगों ने बेल्स पाल्सी के पेशेंट देखे होंगे तो कोई अनुभव होंगे तो वो आप शेयर जरूर करिएगा। डॉक्टर मोनिका मैम नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर टिंकल यादव जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। बेल्स पाल्सी जो आप लोग ठीक कर सकते हैं, आप लोग जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। जितने भी पेशेंट आते हैं चैलेंजिंग से चैलेंजिंग केसेस सब ले लिया करिए, कोशिश करा करिए कि आप ठीक कर सकते हैं। अदिति त्रिपाठी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। ये मोनिका मैम ने ये बराबर लिखा, मुझे वहाँ शोर आ रहा था इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा था। धना धन्यादि कषायम, धना धन्यादि कषायम, ये न साउथ की कंपनियां बनाती हैं, ये हमारे सर के नोट्स में लिखा हुआ है और बहुत अच्छा फायदा करता है। ये वायु का शमन करता है, अर्धितवात का बहुत अच्छा व्याधि प्रतिनिधि दवाई है। डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अशोक यादव जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर वैद्य वरुण शाह जी नमस्ते, प्रणाम आपको।
डॉक्टर शंकर वैश्य जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रचना त्रिपाठी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता मैम नमस्ते प्रणाम आपको। सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, इसलिए मैं सभी का मैसेज जो आया है सभी के कमेंट्स को मैं लाइक कर रहा हूँ। हनुमान जी नमस्ते प्रणाम आपको। लक्ष्मी जी बोल रही हैं कि हाफ बॉडी में स्वेटिंग होती है और कोई कंप्लेंट नहीं बताते, बस उनको प्रतिशत रहता है अक्सर। नमस्ते सर, हाँ ठीक है ना, आपका बात बहुत सही है। कभी स्वेटिंग होती है और कोई कंप्लेन नहीं बताते, उनको प्रतिशत रहता है, तो इसमें अत्यंबु पान जो है वो पीना बंद कराना चाहिए। ठंडा पानी पीने का हिस्ट्री है वो बंद कराना चाहिए। और सारिवा और अनंता का, सारिवा और उशिर का फांट अगर दे दिया जाए तो एक्सेसिव स्वेटिंग है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। अनुभूत योग है हमारे सर का। डॉक्टर सपना चतुर्वेदी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गुरप्रीत कौर मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजेंद्र जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उमा रानी महानकली जी नमस्ते प्रणाम आपको। बहुत दिन के बाद उमा रानी मैम आई हैं आप, बहुत अच्छा लगा। रचना त्रिपाठी जी बोल रहे हैं कि लहसुन का शीरपाक बनाकर देना है, हाँ दे सकते हैं। मैंने तो ऐसे लहसुन अवलेह के रूप में बताया, लहसुन शीरपाक से भी आवरण जन्य संप्राप्ति ठीक हो जाती है। डॉक्टर सपना जी बोल रहे हैं क्या हम ये पार्किंसन में भी दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं। पार्किंसन और फेशियल पैरालिसिस हुआ उसमें दे सकते हैं, लेकिन पार्किंसन में डोपामाइन जो रहता है उसका सिक्रीशन थोड़ा कम हो जाता है, तो वहाँ पे डोपामाइन को कैरी करने वाले जो द्रव्य होते हैं जैसे कि कौंचा, कपी कच्चू का बीज होता है, उसका प्रयोग करने से पार्किंसन में बहुत अच्छा फायदा होता है। पार्किंसन जो है वो मतलब प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिजीज में आता है, धीरे धीरे बढ़ता है स्ट्रेस वगैरह से। अर्धितवात है या स्लोली नहीं बढ़ता है, ये एक्यूट कंडीशन में आते हैं पेशेंट, और ये किसी को भी हो जाता है स्ट्रेस की वजह से, वायु का प्रकोप की वजह से। पार्किंसन जो है वो वार्धक्य के जन्य में ज़्यादा होता है, मतलब जो 60+ पेशेंट होते हैं उनको होता है। अब ये दवाइयाँ उसमें भी दे सकते हैं, क्या रिजल्ट आएगा आप हमें बताइएगा। डॉक्टर स्वर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा जी थैंक यू आपको। डॉक्टर विकास गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। विकास गुप्ता जी बोल रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में किसका नस्य बेस्ट है? मैं तो सर ये 101 आवृत्ति वाला शीरबला तेल का नस्य देता हूँ, इससे मेरे पेशेंट सब ठीक हो जाते हैं। 101 आवृत्ति वाला शीरबला तेल का नस्य, वो भी 30 ml सुबह 30 ml शाम को, इसका प्रयोग करिए। डॉक्टर प्रमोद मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनील जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नितेश गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आशा मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उमा रानी जी बोल रही हैं कि कुकुटांग निम्न स्वेद वर्क्स वेल। देखिए मैम का एक एक्सपीरियंस है, मैम ने बहुत अच्छा बताया। कुकुटांग निम स्वेद, इसका प्रयोग करते हैं, मैम करती हैं हैदराबाद में, बहुत अच्छा मैम का प्रैक्टिस है। आप लोग मैम से भी पूछा करिए, मैम का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। डॉक्टर चिराग त्यागी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मंजुल शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कंचन मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रमन गर्ग जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। कोई भी आपके पास पेशेंट आते हैं, कोई भी डिजीज के आते हैं तो आप घबराइए मत। मॉडर्न का डायग्नोस करके आ रहे हैं तो क्या हुआ, हमारे पास तो आयुर्वेद का इतना ब्रह्मास्त्र है, इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। बस ये होना चाहिए कि हमें मतलब अंशांश कल्पना से संप्राप्ति समझ आना चाहिए। संप्राप्ति अगर समझ गया, कौन से दोष दुष्य समूर्छना हुई है, वो कैसे व्याधि हुई है, वो जब समझ और मिलता है, मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा केस टेकिंग करे तो सब पता चल जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर अपना नंबर दे दिया है, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं आयुष दर्पण का, तो वो लोग मुझे संपर्क करिए, मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आप लोगों को लिंक दूंगा, फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए। अब हम 8:15 बजे मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू, कोटि कोटि प्रणाम।